जब मेघालय का जो प्रदेश उपाध्यक्ष है बनार्ड, जो सेक्स रैकेट चलाता है, जिसके फार्म हाउस में 400 शराब की बोतलें, 500 कंडोम और नाबालिग लड़कियों को बचाया जाता है, उस समय स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती हैं? उस समय स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती हैं? जब महिला उत्पीड़न की बात होती है उस समय स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं बोलती हैं कि जिस मथुरा में एक महिला सांसद के रहते हुए वहाँ के बच्चों को आपने देखा होगा, जो सहायक अध्यापिका थी पल्लवी, जिन्होंने गंदे पानी में बच्चों को खड़ा कराकर कुर्सी का पुल बनवाया, उस समय क्यों नहीं बोलती हैं? तो सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं किसी मोदी फोबिया बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अच्छे बुरे का पहचान नहीं है। एक 75 साल की वृद्ध महिला, वो भी संसद की सदस्य हैं, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया है वो सरासर गलत है। स्मृति ईरानी जी अकेली नहीं हैं जो नशे के काम में संलिप्त हैं। स्मृति ईरानी जी की बेटी जो 18 साल से कम उम्र की बोल रही हैं ये, और उन्हीं के बार उद्घाटन के बाद उन्होंने अपने फेसबुक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका बखान किया था। तो ये तो स्मृति ईरानी जी को बताना होगा। स्मृति ईरानी जी को बताना होगा कि जो गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ उस पर क्या उनका ये है राय है, जिससे कई लोगों की जानें चली गई, कई लोग अपने जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष जो उदयपुर में महिला मंत्री के साथ मंच पर बगल में बैठा हुआ था, जो दारू के नशे में था, अगर उस चीज़ की जानकारी अगर ली जाती, अगर उसकी जांच होती, तो निश्चित तौर पर दारू बेचने वाले जो गिरोह हैं, आखिर जो नशाखोरी का गिरोह है वहाँ सिर्फ गुजरात से ही क्यों होता है? ड्रग्स का रैकेट आप बार बार देखे होंगे, अडानी के पोर्ट पर पकड़े जाने के बावजूद कई जगह ऐसा पाया गया। उसी गुजरात में 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, पमेला गोस्वामी के पास कोकीन पकड़ा गया, उस पर कुछ नहीं बोलती हैं। आखिर क्यों चुप रहती हैं? जैसे मानो वो गूंगी बहरी हो गई। और फिर दूसरी बात आता है तो अनावश्यक रूप से बोलती रहती हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं? क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति हैं, उनका एक पद होता है, संवैधानिक पद है, तो राष्ट्रपति कहना गलत था। आपको लगता है? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी के मुंह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, तो बेटी पढ़ाने की चीज़ है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की बेटियां नहीं हैं, इसका क्या मतलब वो कहेंगे बेटी पढ़ाओ? तो जवान ही तो फिसला ना। तो जवान जब फिसल गया, निश्चित तौर पर जब उसने माफ़ी मांग ली तो बात तो ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसमें लोकसभा नहीं चलने देना सदन का ये अवमानना है एक तरह से, और चुने हुए जनप्रतिनिधियों का और देश की आवाम की घोर बेइज्जती है। आखिर 57 सांसदों को गिरफ्तार किया गया, करीब 23 या 27 जो सांसद हैं निलंबित कर दिए गए। तो संसद चलाना किसकी जवाबदेही है? जो सरकार में है। तो सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करेगी, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी। बेरोजगारी का आपको पता है, आखिर 2 साल तक सेना में भर्ती नहीं हुई, 1 करोड़ से ज़्यादा पद रिक्त होने के बावजूद आज तक नहीं भरे गए। आखिर क्यों? तो इस पर स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं। स्मृति सरकार कल आंकड़ा तो दी है कि 22 करोड़ जो थे वो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, वो नौकरी मांग रहे थे सरकार से, जिसमें से सिर्फ 7 लाख जो नौकरी सरकार दे पाई है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे बहुत हुआ बेरोजगारों पर मार। अब की बार भाजपा सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी। जो उन्होंने उनके लिखित क्वेश्चन का आंसर दिया गया सदन के अंदर, वो था कि 22 करोड़ 5,99,238 युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें से 7,22,311 लोगों को रोजगार मिला। वो साल दर साल का आंकड़ा है। आखिर सरकार इतना अपने घमंड में, इतने अपने अहंकार में इतना कैसे चूर हो सकता है कि देश का युवा, जो युवा देश का भविष्य है, उस युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। बीच में कोविड आ गया था ना, इसकी वजह से ये भी एक तर्क दे रही है सरकार के बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई थी, इसकी वजह से ये डेटा बढ़ा है। आपको एक चीज़, आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं मैं, कि आपने कहा कि कोविड के कारण, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं जो सरकार का जो क्वेश्चन है, 2014-15 में तो कोविड नहीं था। आप हमको एक बात बताइए, 2014-15 में कोई कोविड था? नहीं। तो फिर
बात उस पर क्यों नहीं होती? 2015-16 में कोविड था, 2016-17 में कोविड था, 2014-15 में 2,32,00,083 2015-16 में जो है 2,95,51,844, 2016-17 में 2,28,99,612, 2017-18 में 3,94,76,878, 2018-19 में 5,09,36,479। फिर उसके बाद आ जाइए आप 20 में 1,78,39,39,752। फिर आ जाइए आप 22 में 1,86,71,121। 2014 से 22 तक में टोटल 22,05,99,238 युवाओं ने जब फॉर्म भरे, तो आप सोच लीजिए, जब फॉर्म आप वैकेंसी निकालिएगा, आप भरवे नहीं कीजिएगा, उनके जो पैसे खर्च हुए, उनका जो समय नष्ट हुआ, इसके लिए कौन जवाबदेह है? तो आप कुछ नहीं बताइएगा। मोदी सरकार ये भी तो करे ना कि जो युवा हैं उनको स्वरोजगार की तलाश करनी चाहिए, उनको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो ये बात संदीप पात्रा को समझा देते हैं, ये बात जैसा को समझा देते हैं, ये बात कैलाश विजयवर्गीय के बेटा के आकाश विजयवर्गीय को बताते हैं। तो आप उसको क्यों नहीं बताते हैं कि स्वरोजगार देने वाला बने? उनको क्यों नहीं पकौड़ा तलवाते हैं? उनसे क्यों नहीं गाड़ी घोड़ा चलवाते हैं, ड्राइवर की नौकरी करवाते हैं? उनसे क्यों नहीं अग्निवीर में शामिल कराते हैं? कि उनको क्यों? आखिर देश का पैसा संदीप पात्रा जैसे राष्ट्रीय जोकर के द्वारा आईटीडीसी में चेयरमैन बनाकर क्यों लूट करवा रहे हैं? तो ये नहीं है सवाल है क्या? आप बताइए, ये भी तो एक सवाल है कि आखिर अमित शाह के बेटा बीसीसीआई के सेक्रेटरी कैसे बनेगा? उसको कहिए स्वरोजगार करे, लोगों को रोजगार दे, रोजगार देने वाला बने, तो वो काम नहीं होगा। ये बरगलाने का काम है और लोग सारी बातों को समझता है कि जो आंकड़ा दे रही है मोदी सरकार वो गलत है। बिल्कुल। हाँ। सरकार ने जो कहा, सरकार में बैठे वो लोग हैं जो 2012, 13, 14 में खूब चीख के चिल्ला के कह रहे थे। आज वही लोग जिन जिन बातों को उठाया करते थे, ठीक उसके विपरीत काम कर रहे हैं। सलमान खान की तरह अपने आप को समझते हैं, वो डेफिनेट वो काम नहीं किया है। इसी के कारण ना देश गर्त में डूब गया है। अगर बैंकों में कर्मचारी नहीं होगा तो बैंक का संचालन कैसे होगा? रेलवे में कर्मचारी नहीं होगा, रेल का संचालन कैसे होगा? सेना में अगर सेना के जवानों की भर्ती नहीं होगी तो सरहदों की रक्षा कौन करेगा? एक ऐसे समय में जब चाइना भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, चाइना उत्तराखंड में घुसकर पुल तोड़ गया, चाइना अपने सीमा विस्तार नीति के तहत आकर लद्दाख में, अरुणाचल में अपना गांव बसा लिया। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा सेना में 2 साल तक बहाली नहीं करना, चाइना के आगे नतमस्तक होना है। यही बात तो सोचने की बात है कि देखिए, हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और उसने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े। आप देखिएगा, तालिब हुसैन जो भाजपा आईटी सेल और सोशल मीडिया का प्रभारी था, जो अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा था। आप देखिएगा कि उदयपुर में जो जिन शंभू की हत्या हुई, उसमें शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध थे। आप जब देखिएगा, ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, आप जब देखिएगा तो सारे जो कुकर्म हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी का, और असम का मुख्यमंत्री भी, जो गरीब आदमी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा करके बैंक में रखा था शारदा चिट फंड में, वो सब डकारने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेताओं पर ये कोई राम और कृष्ण तो कहते नहीं हैं, तो ये राम और कृष्ण का नाम लेकर मुंह में राम बगल में छुरी, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे ये डकैती डालने वाले लोग हैं। और राम और कृष्ण तो नहीं कहता है कि चकला घर चलाओ, राम और कृष्ण तो नहीं कहते ये बात। तो ये हिंदू धर्म का अनादर है। हिंदू धर्म के नाम पर ये लोग डकैती डालने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए भगवा वस्त्र पहनते हैं, ये दिखावे के लिए भगवान का नाम लेते हैं। जैसे कालनेमी ले लिया, जैसे रावण ने लिया, रावण और कालनेमी की तरह ये लोग छली हैं, परपंची लोग हैं। लास्ट सवाल, ये अंतिम सवाल है कि जिस तरह से अभी फिर से मीडिया की रैंक जारी हुई है, इसमें फिर कोई कह रहा है हम नंबर 1 है, नंबर 1 है। आपको क्या लगता है कि मीडिया अपना काम सही ढंग से कर पा रही है? जो मुद्दे उनके उसको उठाना चाहिए वो मुद्दे उठा के वो नंबर 1 बन रहे हैं, या प्रोपेगेंडा के तहत वो नंबर 1 बनाए जा रहे हैं? देखिए, देश में जो मीडिया का हाल है, वो कौन कितना दलाली में नंबर 1 है, इसकी लड़ाई है, इसकी जद्दोजहद है। वैसे आप वर्ल्ड सूचकांक पर देखेंगे देश की मीडिया का, तो 150 से अधिक नंबरों पर है। तो क्या वर्ल्ड में कितने कंट्रियां हैं?
तो मीडिया का स्तर साफ झलक रहा है कि मीडिया किस तरीके की मीडिया है जो पूरा दिखा रही है। तो मीडिया का काम, जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका काम है सरकार से सवाल पूछना, वो सरकार का गुण गाने में लगी है। जैसे पहले राजा महाराजा का भांड गाता था, वैसे ही आजकल मीडिया के लोग गा रहे हैं।